नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। कटहल के बागों से अधिक उपज के लिए जरूरी सुझाव। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई की है और इस समय फसल में रोगों का प्रकोप अधिक हो रहा है, जिसके कारण फसलें खराब हो रही हैं, तो आप इन रोगों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव। हम दलहनी फसलों में देखते हैं तो मूंग जो है, मूंग की फसल की हम अगर बात करते हैं तो यह मुख्य दलहनी फसल है। और इसके अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो हम लगाने के बाद इसका उत्पादन जो है कई विभिन्न कारणों से जो है कम हो सकता है। उसमें मुख्य रूप से इसमें रोग भी जो है वो बीच बीच में लगते रहते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल को सबसे अधिक नुकसान पीला मोजेक रोग द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम चूंकि किसान भाइयों चर्चा कर रहे हैं मूंग की, तो अगर हम खड़ी फसल में देखते हैं तो मुख्य रूप से आपको एक येलो मोजेक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी दिखती है, जिसको हम येलो मोजेक रोग भी कहते हैं। यह येलो मोजेक रोग जो है एक छोटी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। ये छोटी सफ़ेद मक्खी जो है इस रोग के वाहक के रूप में रहती है और विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलाती है। अब ये मक्खी जो है किस तरह से रोग को फैलाती है, तो ये रोगग्रस्त पौधों पे बैठ कर जब उसका रस चूसती है तो ये विषाणु जो है उस मक्खी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ से जब ये स्वस्थ पौधों में पहुंचती है तो ये विषाणु का संचरण कर देती है। शुरुआत की 3 पत्तियां हम देखते हैं, उन पत्तियों पे लक्षण हमको सर्वप्रथम दिखाई देते हैं और ये लक्षण जो है पीले धब्बे के रूप में होते हैं। ये पीला रोग जो है धीरे धीरे फैलता जाएगा और दूसरी पत्तियों पर भी फैल जाता है। पत्तियों के अगर ऊपर रोग आता है तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता गिरती जाती है। इसके अलावा अब जो उसमें लगने वाली फलियाँ हैं उनमें दानों की संख्या कम हो जाती है, लगने वाली पौधों में लगने वाली फलियों की संख्या कम हो जाती है, दानों का वजन कम हो जाएगा, उससे आपका उत्पादन जो है प्रभावित होता है। कई बार अगर पौधा अत्यधिक रोग ग्रसित हो चुका है तो ऐसे पौधों में फलियां भी नहीं लगती। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको ऐसे रोग हमारी खेतों पे दिखाई देते हैं तो उनके नियंत्रण हेतु जो है हमको सर्वप्रथम जो है ऐसी किस्मों का चयन करना है जो रोग के प्रति प्रतिरोधी हों। इसके अलावा हम जो बीज का इस्तेमाल करते हैं, बीजों को भी हमको अपने सर्वांगी कीटनाशी जैसे कि थायामेथोक्सैम 70 WS उसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उस बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा खड़ी फसल में अगर आपको ऐसे रोग दिखाई देते हैं तो थायामेथोक्सैम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो वाहक रोग को फैलाने वाला वाहक है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा मूंग की फसल में श्याम वर्ण रोग का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जिसके कारण मूंग की फसल खराब हो रही है। तो आप इस रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अब इसके अलावा किसान भाई एक रोग जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं श्याम वर्ण रोग। श्याम वर्ण रोग में आप देखेंगे कि जो पौधे की पत्तियां हैं उसके ऊपर लाल भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे जो है कई बार आप देखेंगे कि जो पत्तियों की मुख्य शिराएं हैं या जो उसकी साइड में वेन्स हैं, जो उसकी दूसरी सिराएं हैं, मुख्य सिरा के साथ साथ जो लगी हुई सिराएं हैं, उसके साथ साथ जो है ये रोग के धब्बे जो हैं फैलते जाते हैं।
और जब इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो ये धब्बे आपस में जुड़ जाते हैं और पूरी पत्ती को रोग ग्रसित कर देते हैं। पत्तियां जो हैं धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो हमको किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे खेत में इस तरह के रोग दिखाई दे रहे हैं तो लगातार एक ही खेतों में दलहनी फसलों का हम उत्पादन ना लें। हम जब भी बीज की बुआई करें उसको थायरम प्लस कार्बेंडाजिम, ये दवाई आती है जिसका 2:1 में हम बीज को उपचारित करके ही बोएं। साथ साथ हम अगर खड़ी फसल में देखते हैं तो खड़ी फसल में भी आप कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, या आप मैनकोजेब नामक दवाई आती है जिसको कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी आप छिड़काव करके रोग का प्रबंधन कर सकते हैं और इस तरह से आपके रोगजनक का नियंत्रण में सहायता करेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज की चर्चा में बस इतना ही। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। कटहल को सब्जी और फल में प्रयोग किया जाता है। जो किसान कटहल की बागवानी किए हैं उनके लिए बाग में किए जाने वाले कार्यों की तकनीकी जानकारी जरूरी है, तभी उन्हें बाग से अधिक फलत मिलेगी। तो इस समय कटहल के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं। बाग प्रबंधन करने के लिए जो है वर्षा ऋतु के बाद हमें बागों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। जो बाग में खरपतवार हो रही है उसको निराकरण करना चाहिए और साथ ही पेड़ों के प्रत्येक थाले पे पेड़ों की सफाई करनी चाहिए, थाले की सफाई करनी चाहिए और साथ में पेड़ों की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। कटाई छटाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों को मजबूती मिलती है और साथ में आने वाली जो फलत है, अगले साल जो आने वाली फलत है उसको फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। पेड़ों की कटाई छटाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसमें पानी वाले प्रवाह होते हैं जो कि तने से एकदम सीधे निकलते हैं, इन प्ररोहों को निकाल देना चाहिए। ये देखिए, ये सारे कल्लों को, निकलने वाले नए कल्लों को 1 इंच छोड़कर, तने से 1 इंच छोड़कर हमें काट देना है। जो प्रथम वर्ष में, जब हम पहले साल पेड़ लगाएंगे तो उसमें प्रथम वर्ष में 10 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद, उसके साथ 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फास्फोरस का स्रोत है और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का स्रोत है, इसका प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए एसएसपी या डीएपी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसी मात्रा को हम इसी के साथ दुगना तिगुना चौगुना करते जाते हैं और ऐसा करते हुए 10 वर्षों तक इसी मात्रा को 10 गुनी करते जाएंगे। यानी 10वें वर्ष जो हम प्रयोग करेंगे वो 100 किलो गोबर की सड़ी खाद और साथ में हम प्रयोग करेंगे 2.5 किलो अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होगा और 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि फास्फोरस का स्रोत होगा और साथ 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का स्रोत होगा। वो हमें प्रति वृक्ष एक पेड़ के साथ यानी 10वें वर्ष में हमें इस तरीके से प्रयोग करना है। और खाद को प्रयोग करने की जो समय है
वो गोबर की जो सड़ी खाद है और फास्फोरस और पोटाश, इसको हम प्रयोग करते हैं दिसंबर जनवरी माह में। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेज में, 2 विभाजित मात्रा में दिया जाता है। एक मात्रा जो है, आधी मात्रा फरवरी मार्च में दी जाती है और एक आधी मात्रा अप्रैल माह में दी जाती है। इस प्रकार से प्रयोग करने से हमें प्रत्येक वर्ष वृक्ष से बहुत अच्छी फलों का उत्पादन होगा, साथ में फलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी। खाद और उर्वरकों से सही मात्रा में पोषक तत्व पौधों को मिल सके, इसके लिए खाद और उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखें। अगर पूर्ण विकसित पौधा है तो मुख्य तने से 1 से 2 मीटर दूरी पर गोलाई में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर खाद और उर्वरक दें। यदि पौधे छोटे हैं तो मुख्य तने के पास प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कटहल के बाग में फल लगने के बाद फल गिरने लगते हैं या फटने लगते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उचित समय पर सिंचाई करते रहें, लेकिन सिंचाई के समय एक बात का ध्यान जरूर दें कि जिस समय बाग में फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें, फल बनने के बाद ही सिंचाई करें। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव करें। आमतौर पे कटहल में देखा गया है कि इसमें बोरॉन की कमी पाई जाती है। जब हम फलों को काट कर देखेंगे तो उसमें फलों का जो गूदे वाला भाग है वहाँ पर फल भूरे पड़ने लगते हैं, साथ में काले हो जाते हैं और फल फटने की भी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पेड़ों में 0.6 से लेकर 0.8% का पानी के साथ घोल बनाकर बोरैक्स का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव हमें फरवरी मार्च में जब फल बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 से 25 दिन के बाद करना है। ये हम 2 से 3 छिड़काव फल बनने के टाइम पे करेंगे तो इससे बोरॉन की कमी दूर हो सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होने की संभावना है। रबी फसलों की बुआई से पूर्व खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालें, जो मृदा के भौतिक और जैविक गुणों को बढ़ाती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। समय पर बोई गई बाजरा की फसल पकाव अवस्था की ओर अग्रसर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। अरंडी की फसल में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनोलफॉस 25 EC 1 लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंग की फसल पकाव अवस्था पर है, उचित पकाव अवस्था पर फसल की कटाई करें और अच्छी तरह धूप में सुखाकर ही दहाई करें। मोठ की फसल पकाव अवस्था पर है, अतः पकी फसल की कटाई करें, अच्छी तरह धूप में सुखाकर ही दहाई करें। मिर्च में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए फसल में मेलाथियोन 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सौंफ की बुआई के लिए खेत तैयार करें और RF 125, RF 143, RF 101 उन्नत किस्मों की बुआई करें। बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। 30 किलो नत्रजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय दें। तारामीरा की RMT 314 किस्मों की बुआई करें। बुआई के समय 30 किलो नत्रजन और 15 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से दें। प्रति हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज उपयुक्त है और 2.5 ग्राम
मैनकोजेब से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। दीमक की रोकथाम के लिए अंतिम जुताई के समय क्यूनोल फॉस 1.5% प्रति हेक्टेयर में डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उगरियावास जिला जयपुर के कृषक सरदार मल ने यह कोरोना काल में पशुओं की देखरेख प्रबंधन कैसे करें इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो सरदार मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। टीवी 18 के प्रोग्राम अन्नदाता के माध्यम से हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना 19 का जो संक्रमण है पशुओं से आदमी में ऐसा संक्रमित होने का रिपोर्ट अभी तक नहीं है। केवल आपको विशेष सावधानियां बरतनी है अपने लिए, अपने जो भी आपके जो उपभोक्ता हैं उनके लिए और अपने समाज के लिए। पशु पक्षियों में रोग और संक्रमण का शीघ्र पता लगाने से मनुष्यों में उनके संचरण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि मानव कल्याण में पशु स्वास्थ्य के महत्व पर बार बार बात हो। वैसे भी पशुओं पक्षियों के माध्यम से संक्रामक रोग मनुष्यों में न फैले, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखा जाए। सबसे पहले पशुपालक भाई, आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, जैसे कि सरकार ने बताया है और सोशल मीडिया के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा आप जब भी अपने पशुशाला गौशाला में जो काम करें तो मास्क पहन कर करें। इसके अलावा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। अगर आप के पशु को आप जब खाना देना जाते हैं या पानी देना जाते हैं तो उस समय देने के उपरांत, अपना कार्य करने के उपरांत अपने हाथ को साबुन से ठीक से धो लें, खास करके सैनिटाइजर से, जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के द्वारा बना हो। इसके अलावा अपने पशुशाला का जो स्प्रे के द्वारा छिड़काव आसपास जो है ब्लीचिंग या सैनिटाइजर से करें नियमित रूप से। हमेशा 24 घंटा अपने पशुओं को शुद्ध पानी की उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए और मनुष्यों को भी इनसे बचने के लिए पशुपालन से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे किसी भी अनजान व्यक्ति को पशुशाला में प्रवेश नहीं करने दे। पशुशाला में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैरों को अच्छे से साबुन से धो लें या सैनिटाइज करें। पशुशाला के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ बनाएं और उसमें कीटाणु दवा जैसे लाल दवा, सैनिटाइजर आदि का घोल बनाकर भर कर रखें, जिससे पशु तथा अन्य किसी के प्रवेश करने से पहले पैरों द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोका जा सकता है। खासकर मैं वैसे जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि अपने पशु, कुत्ता है या बिल्ली है, उसको अगर घर पर रखते हैं तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसा देखा गया है रिपोर्टिंग में भी कि कहीं ना कहीं ऐसा संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अपने पशु को अपने पास रखें, लेकिन आप उनको जब भी खाना दें या पानी दें तो मास्क पहन करके जाएं, उनका बर्तन को साफ सफाई ठीक से करें। दूध दोहने के पूर्व अपने हाथों और दोहन पात्र को अच्छी तरह से साबुन या वॉशिंग पाउडर से धो लें। दूध दोहने वाले ग्वाले को दूध दोहते समय हमेशा अपने बाल और मुंह ढक कर रखना चाहिए। दूध दोहने वाले ग्वाले के नाखून कटे होने चाहिए। साथ ही दूध दोहते समय
किसी भी प्रकार का धूम्रपान न करें। जब ज़्यादा जरूरी हो तभी पशु चिकित्सक के पास जाएं, अन्यथा अपने पशु चिकित्सक से दूरभाष के द्वारा संपर्क करके टेलीमेडिसिन के द्वारा आप व्हाट्सएप के द्वारा उनसे सुझाव मांगें कि इस जो विकट परिस्थिति जो लॉकडाउन है उसके मद्देनज़र आवश्यक क्या क्या प्रावधान के द्वारा चिकित्सा किया जा सकता है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से सभी पशु प्रेमियों से मेरा यही आग्रह होगा अन्नदाता के माध्यम से कि आप लोग सरकार के जो एडवाइजरी दी गई है और इसको अन्नदाता प्रोग्राम के तहत या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत आए दिन बताया जा रहा है, उसको आप लोग फॉलो करें। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे और आने वाले समय में इस वैश्विक महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419125 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।